नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग समानता के अधिकार को लेकर बात करेंगे। पिछली दो क्लास में हमने मूल अधिकारों के तहत पहली क्लास में मूल अधिकारों की सामान्य विशेषताएं और सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। उसके बाद एक क्लास ली हमने जिसमें दो आर्टिकल को लेकर चर्चा की, एक अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 के तहत हमने पढ़ा कि राज्य जो होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, और फिर आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा कि विधि क्या होती है, विधि की परिभाषा क्या होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो दोनों क्लासेस अच्छे से ली होगी और आपको कुछ अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको जैसा ही लगाएं कमेंट करके आप अपना फीडबैक देते रहें कि ठीक मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अभी महीना भर मुझे हुआ है। हालांकि विद्यार्थियों का अच्छा फीडबैक है, काफ़ी विद्यार्थी उसको अच्छे से देख भी रहे हैं। तो हालांकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य कभी है नहीं कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठी करें। हमें वही चाहिए, गंभीर विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अच्छे से क्लास देखें और वास्तव में उसका कुछ मेरी यूट्यूब पे आने की प्रासंगिकता तभी हो, तभी कोई विद्यार्थी पढ़कर उसका फ़ायदा ले, अन्यथा तो कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोग आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं समानता के अधिकार को लेके। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की कुल श्रेणियों की अगर बात करें तो 7 श्रेणियां थी, जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में जो श्रेणियां हैं उनकी संख्या है 6 श्रेणियां हैं। और अगर पूछा जाए कि पहला मूल अधिकार कौन सा है, तो मोस्टली कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूँ तो विद्यार्थी कहते हैं पहले स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, तो वो होगा नहीं। पहली श्रेणी समानता के अधिकार को कहते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार आरंभ इसी श्रेणी से होता है। आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक चलता है। तो हम लोग बात करेंगे समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार में पहली बात ये याद रखनी है कि मूल अधिकारों की पहली श्रेणी, मूल अधिकारों की पहली श्रेणी जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब देखो, मौलिक अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझना आवश्यक इसलिए भी है कि मौलिक अधिकार कुछ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। हम जब भी बात आती है तो एक बात कहते हैं कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, चाहे घर में छोटी मोटी बात हो या फिर समाज में बात हो, कहीं कोई भी व्यवस्था में अगर कुछ बात आती है, कहीं हमें हमारे किसी स्वतंत्रता से रोका जाता है तो हम कहते हैं हमारे अधिकार है। लेकिन मैंने कहा कि ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। जैसा कि समानता का अधिकार। अब समानता का मतलब हो गया कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना, यही होता है। अब जहाँ भी भेदभाव होगा तो हम यही कहते हैं कि समानता का हमारे को अधिकार है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये समानता का अधिकार जो है ये वास्तव में किन किन बातों को लेकर बातें करता है। तो आर्टिकल 14 से ये आरंभ होता है और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है ये चलता है। इसको मूल अधिकारों की पहली श्रेणी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सारे बेयर एक्ट से संबंधित होते हैं। तो हम लोग जो बेयर एक्ट है उसी के अनुसार ही चल रहे हैं। हालांकि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का केस आता है तो मैं आपको व्याख्या करके अलग से बताऊंगा। अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। ये कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता की बात करते हैं। तो इसकी हेडलाइन जो है वो इस प्रकार से है, विधि के समक्ष समता। जब हम इसको इस एक लाइन को देखते हैं, इसकी हेडलाइन को देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, कोई विधि से ऊपर नहीं होगा। हालांकि ब्रिटेन के अंदर ऐसी परंपरा, एविडाइसी करके एक विद्वान था जिसने ये चलाया कि विधि के समक्ष समान है, विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो ये तो अपन बात कर रहे हैं, एविडाइसी विद्वान था जिसने विधि के समक्ष समानता की बात कही है पहली बार। हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान का आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है। विधि के समक्ष क्षमता में कहता है कि राज्य
किसी व्यक्ति को अब इसमें आप एक लोग काम करें, मैं जहाँ भी लाल पेन से जहाँ भी मैं इसका यूज़ करता हूँ वहाँ पे आप इसको हेडलाइन की तरफ लिखें। ये वैसे इस आर्टिकल की हेडिंग इसी को माना जाता है। तो राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष क्षमता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब आप लोग इसमें देखें कि आजकल जो ट्रेंड सवाल पूछने का है, अब आप कोई भी पेपर उठा के देखें, अगर मूल अधिकार उसमें सिलेबस में कहीं पर भी है तो एक सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन आप ये भी देखें, कभी भी मूल अधिकारों से संबंधित सवाल जो होते हैं उसका रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट नहीं होते कभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे भाषा से बनते हैं। इवन आप यूपीएससी तक के पेपर देख लेंगे, आरपीएससी की देख लेंगे, किसी अन्य कमीशन, यूजीसी नेट के देख लेंगे, आपको हर बार एक एक सवाल मिलेगा। लेकिन हर बार सवाल की प्रकृति जो है, प्रश्न की प्रकृति मैंने कहा बदल कर आती है, जो ट्रेंड उसका बदला हुआ होता है। तो यहाँ अब हमने कहा कि आर्टिकल 14 बस इतना ही है, राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष क्षमता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब सवाल ये बनता है, सवाल इस प्रकार से होता है, यहाँ राज्य से क्या मतलब है, यहाँ व्यक्ति से क्या मतलब होता है। फिर दो बातें और, एक विधि के समान संरक्षण की बात है, दूसरा विधि के समक्ष क्षमता की बात है। तो हम लोग देखते हैं कि देखो राज्य का मतलब यहाँ पे हो गया, मैंने कहा कि इस भाग में राज्य शब्द का जहाँ पे भी प्रयोग होगा उस राज्य से मतलब होगा कि अनुच्छेद 12 के तहत जो परिभाषित है, राज्य का मतलब हो गया अनुच्छेद 12। अब इसका मतलब दूसरा मतलब है कि व्यक्ति, देखो दो प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, एक तो होते हैं व्यक्तियों को प्राप्त और दूसरे होते हैं नागरिकों को प्राप्त। जहां पर भी नागरिक शब्द का उल्लेख होगा इसका मतलब है कि वो केवल भारतीयों के लिए है। किसके लिए है? भारतीय के लिए। जैसे अपन बात करें 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा भारतीय, नागरिक शब्द आएगा। वहाँ पे नागरिक का मतलब ये भारतीयों को प्राप्त है और किसी को भी नहीं है। और जहाँ व्यक्ति का मतलब है तो इसका मतलब ये भारतीय को भी प्राप्त है, भारतीय के साथ साथ विदेशी लोग जो है उनको भी प्राप्त है। और तीसरा मैंने कहा कि विधिक व्यक्ति होता है, जैसे कंपनियां वगैरह जो है वो विधिक व्यक्ति में आती हैं, तो हम कह सकते हैं तीसरा कि विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। तीनों को इसमें शामिल किया जाता है, राज्य भी हो सकता है। दूसरा विधिक व्यक्ति का मतलब हो गया सार्वजनिक उपक्रम वगैरह जो होती है, कंपनियां जो होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी आप देखिए कि कोई भी उपक्रम होता है उसका अपना एक शील्ड होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसका सब सिस्टम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक विधिक व्यक्ति में आता है, व्यक्ति नहीं है लेकिन विधिक व्यक्ति है। तो यहाँ हमने देखा कि राज्य का मतलब जहाँ पर भी मूल अधिकारों में उल्लिखित होगा, अनुच्छेद 12 में जो हमने बात की वो होगा। व्यक्ति का मतलब ये हो गया, नागरिक हो गया। इसके बाद में दो शब्द और यहाँ पे उल्लिखित हैं, एक है विधि के समक्ष क्षमता की बात है, एक विधि के समक्ष का समान संरक्षण। क्या फर्क है इसमें देखते हैं अपन। एक तो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब इसकी बात करें, विधि के समक्ष समता की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है विधि से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त न होना,
विशेषाधिकार प्राप्त न होना। इसका मतलब हो गया कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, विधि के समक्ष सब समान हैं। विधि के समक्ष समान का मतलब किसी को कोई विशेष रियायत, विशेष तवज्जो, विशेष वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि विधि से कोई व्यक्ति ऊपर ही नहीं है, सब विधि के अधीन है और सब पर समान रूप से विधि लागू हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको विशेष तवज्जो दी जाए या विशेष उसको कुछ सुविधाएं दी जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत विशेष व्यक्ति हैं तो वो कानून से ऊपर होगा या उसके लिए कानून अलग होगा। तो ये बात हो गई। इसको जो हमने हमारे संविधान में लिया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। हालांकि कई किताबें इसमें जर्मनी भी बताती हैं, लेकिन आरपीसी विभिन्न कमीशनों ने इसमें ब्रिटेन को आंसर मान लिया है, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन का संविधान, मैंने कहा कि ब्रिटेन का ही विद्वान था डायसी, एवी डायसी, जिसने इस प्रकार के विचार पहली बार दिए और यहीं से ये यहाँ से हो जाती हैं। हालांकि ये थोड़ी अवधारणा नकारात्मक है। कैसी अवधारणा है? नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए कि राज्य के अंदर सभी व्यक्ति जो होते हैं वो वैसे समान रूप से नहीं होते हैं। कई लोग होते हैं जो वंचित होते हैं। वंचित लोगों के लिए राज्य द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए जाने ज़रूरी है, अदरवाइज वो लोग कभी मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखो, अपन समानता के अधिकार जब पढ़ेंगे, अभी इसी के अंदर हम आरक्षण को भी बहुत अच्छे से देख लेंगे कि आरक्षण क्या है, कैसे शुरू हुआ, आरक्षण में कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन सा आर्टिकल है जो आरक्षण की बात करता है, लोगों को आरक्षण प्रदान करता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो शिक्षा में विशेष अवसर की बात करता है, इत्यादि सारी बातें इसके अंदर आएगी। अब दूसरा जो है वो है विधि का समान संरक्षण। अब ये जो है ये एक सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? सकारात्मक। ये कहता है कि समान परिस्थिति में जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। समान परिस्थिति वाले समान व्यक्तियों के साथ, एक तो समान परिस्थिति है, समान परिस्थिति में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। अब एक जैसी स्थिति में अगर लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। माना कि जैसे जैसे सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे राजनीतिक पद हैं, तो आप जैसे दो राज्यपाल है तो दो राज्यपालों में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जो उस राज्यपाल को तवज्जो दी जाएगी वो उसी को दी जाएगी। जैसे दो कलेक्ट IAS अधिकारी हैं, दो RS अधिकारी हैं, कोई लेक्चरर हैं, कोई सेकंड ग्रेड है, एक पोस्ट पर अगर दो लोग हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उनको समान संरक्षण, समान परिस्थिति में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। जैसे हम लोग बात करें कि एक बहुत अमीर व्यक्ति है, दूसरा बहुत गरीब व्यक्ति है। अब ये कहता है कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है, दोनों को समानता रखी जाए। विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करें। अमीर जो है वो दूसरी परिस्थिति में रह रहा है और गरीब व्यक्ति दूसरी परिस्थिति में रहा है, तो गरीब के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाए जो अमीर को किया जाए। अब गरीब के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाए, इसलिए हम इसको सकारात्मक कहते हैं। ये कहता है कि जो मुख्य धारा से बहुत दूर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और ये जो है ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर हमने ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से। USA में हमारी तरह ही आरक्षण है, हालांकि उसका स्ट्रक्चर को कुछ अलग है। हम जिसको आरक्षण कहते हैं वो विशेष प्रावधान कहते हैं, हालांकि बेसिकली फ़र्क होता है, लेकिन इसी प्रकार से दिया जा रहा है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में कोई आरक्षण नहीं है, ये बात गलत है। अमेरिका में आरक्षण है, कुछ सेवाओं में नहीं है। जैसे उन्होंने क्या कर रखा कि डॉक्टर के लिए आरक्षण नहीं, इंजीनियर के लिए आरक्षण नहीं। उसमें वो कहते हैं कि जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है वहाँ पर तो आरक्षण दे नहीं सकते, वहाँ आरक्षण देंगे तो वो सेवाएं प्रभावित हो जाएगी। लेकिन सिस्टम उन्होंने भी विशेष प्रावधान का कर रखा है। तो दो अवधारणाएं, एक विधि की समक्ष समता की अवधारणा है, दूसरा विधि के समान संरक्षण की है। मैंने कहा कि ये आर्टिकल जो है ये नैसर्गिक न्याय की बात करता है कि जिन लोगों के साथ में प्रकृति ने भेदभाव किया है उनको न्याय प्रदान किया जाए, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे कारणों से निर्बल हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका तार्किक वर्गीकरण किया जाए। तार्किक वर्गीकरण।
अभी सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST का एक केस आया था, DY चंद्रचूड़ वाली बेंच ने कहा था कि SC/ST के अंदर तार्किक वर्गीकरण हो सकता है। उस फैसले को अगर आप लोगों ने गौर से देखा है तो उसमें एक आर्टिकल 14 का उल्लेख था, और 14 का इसीलिए उल्लेख था, ये कहता है विधि का समान संरक्षण की बात करता है। इसमें तार्किक वर्गीकरण, तार्किक विभेदीकरण की बात की जाती है कि तार्किक विभेदीकरण कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो उन लोगों को मुख्य धारा में ला ही नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 14 ये बात करता है। अभी अगर हम लोग बात करें, क्या भारत के संविधान में कुछ लोगों को विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं, अगर दिए गए हैं तो वो कौन से आर्टिकल हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 14 हमने अभी देखा है उसका कौन से आर्टिकल एक्सेप्शन, अपवाद है। तो इसमें ऐसे आप लोग लिखें कि अनुच्छेद 14 के अपवाद। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बात करें अनुच्छेद 361 की, अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति व राज्यपाल विशेषाधिकार की बात करते हैं। अब इनको विशेषाधिकार दिया गया तो इसका मतलब विधि के समक्ष समानता नहीं रही, विधि का समान संरक्षण तो हो गया, लेकिन इसका अपवाद इसलिए कहते हैं कि इस आर्टिकल का कुछ एक्सेप्शन भी है। जरूरी नहीं है सदैव आर्टिकल जो है जो कहता है वो दिए जाएंगे। हमारे मूल अधिकार में की विशेषताओं में हम लोग बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट नहीं है, आंतरिक नहीं है, इनको सीमित किया जा सकता है, ये किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं है। तो इसी प्रकार से आर्टिकल 361, अगर आर्टिकल 105 की बात करें तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। वही अगर 194 की बात करें तो विधानमंडल सदस्यों की बात करता है। अनुच्छेद 194 विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार। ये हो गया। इसके बाद में ऐसा भी होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के UN को जो यहाँ लोग होते हैं तथा विदेशी राजनयिक व अन्य राष्ट्राध्यक्ष को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। उन पर हमारे सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं, कुछ विशेषाधिकार उनको दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को इससे ऊपर माना गया है। अभी आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 का संबंध सिर्फ भारतीयों से है या भारतीयों के साथ साथ अन्य लोगों को भी मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखें कि हमने दूसरी व्याख्या इसलिए की थी कि यहाँ पर व्यक्ति का मतलब है कि भारतीय भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। तो ये भारतीय भी है, प्लस किसको प्राप्त होगा, विदेशी। केवल भारतीयों को होगा तो वो व्यक्ति की जगह जो शब्द है वो नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आजकल ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि सत्य कथन का या सत्य निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद 14 के संबंध में सत्य है, और उसमें व्यक्ति की जगह नागरिक दे दिया जाएगा। तो इसमें नागरिक नहीं है, नागरिक शब्द का उल्लेख कितने आर्टिकल में, 5 आर्टिकल में, 15, 16, 19, 29 और 23 में। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय की बात करने वाला अनुच्छेद है। आप बहुत अच्छे से इसको समझें। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, जो अपने आप में बहुत विस्तृत अनुच्छेद है। तो देखिए अनुच्छेद समानता के अधिकार का दूसरा आर्टिकल, अनुच्छेद 15, इसमें ये बात करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति,
लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत। कहने का मतलब है कि 5 आधार इसके अंदर है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता। सीधा सवाल तो यहाँ पर ये बन सकता है कि आर्टिकल 15 में कितने आधार है, तो 5 आधार है। दूसरा उनका सीक्वेंस क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अब यहाँ पे न तो भाषा की बात की गई है न निवास की बात की गई, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। कई बार इसमें भाषा और निवास का ऑप्शन देते हैं, तो न तो भाषा का उल्लेख है यहाँ पे, न ही निवास, दोनों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 5 आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगर आप इसमें इसका पहला क्लोज देखें कि पहला जो इसका क्लोज है अनुच्छेद 15 का 1 नंबर, ये बात करता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ वही 5 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो ये पहला क्लोज सिर्फ राज्य की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य की, कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ में निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 5 आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें भाषा और निवास का नहीं है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको वहाँ का रेजिडेंस होना ज़रूरी है। बीच में हरियाणा ने ऐसे कर दी, कई सेवाओं में हरियाणा में अगर उस सेवाओं में जाने के लिए आपको हरियाणा का मूल निवासी होना ज़रूरी है। कुछ सेवाओं में मैंने कहा कि राजस्थान सरकार ने भी कर रखा है। तो निवास के आधार पर विभेद कर सकते हैं, भाषा के आधार पर कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि संसद के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए आवश्यकता है कि इंग्लिश टू मलयालम या मलयालम टू इंग्लिश करें, तो आप भाषा का रखेंगे उसमें। अगर भाषा का नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे कर सकते हैं, वो काम हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आधार पे विभेद कर सकते हैं, भाषा भी कर सकते हैं, या दूसरा किस पे कर सकते हैं, निवास के आधार पे कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पहला जो है वो केवल राज्य की बात करता है। अब अगर दूसरा उसमें इसका क्लोज अगर देखते हैं तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 का क्लोज नंबर 2, अनुच्छेद 15 क्लोज 2 देखो, इसमें ये कहता है कि कोई नागरिक व्यक्ति या राज्य द्वारा केवल धर्म, मूल वंश, वही 5 आधार, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब पहला क्लोज देखते हैं तो उसमें केवल राज्य की बात होती है, और इसमें आप लोग देखें कि कोई नागरिक जो है 2 आधार पे, राज्य भी नहीं करेगा, व्यक्ति भी नहीं करेगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 15(1) और 2 में विस्तृत कौन सा है, तो 2 नंबर विस्तृत हैं। हालांकि दोनों में आधारों की संख्या 5 ही है, लेकिन बड़ा फर्क ये है, ये केवल राज्य के लिए बात करता है और ये बात करता है राज्य के साथ साथ व्यक्ति, कि राज्य भी विभेद नहीं करेगा और व्यक्ति भी विभेद नहीं करेगा, दोनों नहीं करेंगे। और यहाँ नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ है,
तो मैंने कहा कि जहां पर भी नागरिक शब्द का उल्लेख होगा तो इसको मतलब ये समझा जाएगा कि वो केवल भारतीयों के लिए। तो अनुच्छेद 15 जो है वो केवल भारतीयों के लिए है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको है? केवल नागरिकों के लिए। तो ये बात इस ध्यान में रखें, क्योंकि हमने इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया है, तो ये केवल नागरिकों को है, नागरिकों के साथ विदेशियों को नहीं है। तो दूसरे क्लोज को आप देखें कि कोई नागरिक व्यक्ति या राज्य द्वारा कोई भी नागरिक जो है व्यक्ति द्वारा, राज्य द्वारा, दोनों द्वारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर दो बातें हैं। कुछ स्थानों को लेकर 15 आर्टिकल का 2 नंबर क्लोज जो है वो कुछ स्थानों को लेकर बात करता है कि जैसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर इस प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ स्थानों पर अगर भेदभाव करेंगे तो छुआछूत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और व्यक्ति अपराधी घोषित हो सकता है। और यही होता है कि जब छुआछूत का केस होता है, SC ST का अत्याचार निवारण अधिनियम जिससे केस जो होता है वो यही तो होता है कि उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। और समानता का अधिकार आर्टिकल 15 कहता है कि व्यक्ति और राज्य द्वारा इन आधारों पे किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे नहीं करेंगे, मूल वंश कौन सा उसका उस पे नहीं करेंगे, जाति कौन सी नहीं करेंगे, लिंग के आधार पे नहीं करेंगे स्त्री है या पुरुष है, और जन्म स्थान के आधार पे नहीं करेंगे कि तेरा जन्म कोई बड़े पवित्र घर में हुआ है, दूसरे का बोल के नहीं हुआ है। ऐसा कोई विभेद नहीं किया जाएगा। पहले ऐसे होता था कि कोई कम्युनिटी कहते कि हम बहुत पवित्र हैं क्योंकि हमारा जन्म इस घर में हुआ है, और दूसरा कहता कि नहीं हम पवित्र हैं क्योंकि हमारा घर इस घर में जन्म हमारा हुआ है, और दूसरे को कहता कि नहीं तू पवित्र नहीं है क्योंकि तेरा घर जन्म ही उस घर में हुआ है। तो जन्म स्थान के आधार पर भी किसी प्रकार का विभेद नहीं करने की बात यह आर्टिकल करता है। तो हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 बातों का उल्लेख है। एक तो ये बात करता है आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं 15(2) की। ये विस्तृत इसलिए है कि राज्य और व्यक्ति दोनों की बात करता है। इसी के अंदर मैंने कहा कि एक आर्टिकल है कि जो 4 बातों को लेकर उल्लेख करता है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जो है, कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक या फिर होटल जो है, होटलों व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। अब देखो, इसमें सार्वजनिक होना चाहिए, होटल भी सार्वजनिक हो, भोजनालय भी हो, दुकान भी हो। ये जब सरकार से मैंने कहा कि लाइसेंस लेते हैं तो हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि समाजों की भी भोजनालय होती है। अब आप उसके अंदर घुस जाएंगे कि हमारे को आर्टिकल ने कहा है, तो इसमें ये बात लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप जब जहाँ मर्जी पड़े वहाँ चले जाएं। जैसे कोई जैन भोजनालय चल रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल जैन व्यक्ति ही आ सकता है, और आप जबरदस्ती इस आर्टिकल का हवाला देके घुस गए कि नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि मौलिक अधिकार वादियों की हैं, तो इस आधार पे वहाँ पे चुनौती नहीं दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे होते हैं, सार्वजनिक भोजनालय होते हैं, सार्वजनिक दुकानें होती हैं, सार्वजनिक होटल होती है, सार्वजनिक स्थान जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा हम लोग इसमें बात करते हैं कि राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः। पूर्णतः का मतलब पूर्णतः हो गया, भागतः का मतलब हो गया कुछ, अगर पूरा तो राज्य सरकार ने नहीं बनाया, लेकिन अगर कुछ हिस्सा उसमें कुछ पैसे राज्य सरकार के लगे हैं, कुछ व्यक्ति के लगे हैं, तो ऐसे अगर कोई सार्वजनिक भागतः पोषित कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है। अब पहले क्या होता था कि आज से कई साल पहले जब संविधान लिखा गया था तब ऐसे नहीं था कि हर घर के अंदर बाथरूम थे, लोग नहाते थे, पानी आता था, नल लगे हुए थे।
लगभग ऐसा होता था कि प्रत्येक गांव के अंदर 1-2 तालाब होते थे और उसके ऊपर स्नान के घाट बने हुए थे और उस घाट पे जाके नहाते थे। तो उस समय थोड़ा भेदभाव था, तब ऐसे था कि इस घाट पे वही नहाएंगे, इस पे वो नहाएंगे, या कुछ लोगों के लिए प्रतिबंधित कर रखा था कि तालाब के अंदर पानी नहीं ला सकते, वहाँ नहा नहीं सकते, सिर्फ पवित्र लोग ही नहाएंगे। तब ये ऑप्शन रखा गया। आजकल तो कोई स्नान घाट का महत्व नहीं रखा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कई ऑफलाइन विद्यार्थी मेरे से पूछते कि सर स्नान घाट तो कहाँ है, कैसे होते हैं। मैंने कहा अभी नहीं होते, आज से 70-80 साल पहले स्नान घाट हुआ करते थे। तब संविधान लिखने वालों ने ये सोचा कि ये स्नान घाट पे कहीं न कहीं भेदभाव करेंगे, तब इस शब्द को इसमें शामिल किया गया। तो हम कह रहे हैं कि या फिर सड़क हो सकती है, सड़क व सार्वजनिक समागम स्थल, सार्वजनिक समागम स्थल पर जाने से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोकना। सार्वजनिक समागम स्थल जो होते हैं जैसे पार्क वगैरह है, समागम का मतलब होता है मिलने के स्थान होते हैं, तो वहां पे किसी व्यक्ति को जाने से नहीं रोका जाएगा। अब ऐसा है कि कुछ सार्वजनिक स्थान ऐसे होते हैं जहां लिखा होता है कि नो एंट्री, अब आप जबरदस्ती उसमें घुस जाएंगे। जैसे कोई परमाणु से संबंधित कोई घातक विस्फोटक अगर चीज़ें तैयार हो रही है, सरकारी है, आप कहेंगे मैं निरीक्षण करने जाऊंगा, तो ज़बरदस्ती जान नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जो नो एंट्री जोन होता है, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। बाकी सार्वजनिक कोई पार्क है, सार्वजनिक विद्यालय है, सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, किसी भी संस्थान में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है। निम्न आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो मूल रूप से जो बात है ये बात करते हैं। इसके बाद में आर्टिकल इसी के अंदर 15 के अंदर तीसरा जो है वो उसी समय इसने एक विशेष बात की कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो ये आर्टिकल कर सकता है। आर्टिकल 15(3) को अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसी का ही एक रूप है। अनुच्छेद 15 के अंदर 3 की बात करें तो ये कहता है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। जो अभी हमने 2 बातें पढ़ी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये तीसरा ही वापस कह देता है कि इस प्रकार का भेदभाव कर सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल कहता है कि स्त्रियों, अब स्त्रियों का मतलब तो हो गया कि लिंग के आधार पे ही बात आ गई, लेकिन स्त्रियों व बालकों के लिए बालकों हेतु विशेष प्रावधान करने से यह अनुच्छेद नहीं रोकेगा। अब इनके लिए अगर विशेष प्रावधान कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ विशेष, मैंने कहा कि रियायत दे रहे हैं, विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, तो उससे ये आर्टिकल नहीं रोकेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा कि ये इस प्रकार के आधार पे विभेद मैंने कहा कर दिया गया, ये इसको विभेद नहीं माना जाएगा। तो एक स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रावधान अगर किया जाता है तो यह आर्टिकल किसी भी प्रकार से इस बात से मना नहीं करेगा। हालांकि अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 15(3) तक के आर्टिकल इसमें मूल आर्टिकल थे और इसके बाद में एक आर्टिकल इसके अंदर जोड़ा गया है, जो बाद में जोड़ा गया वो है 15(4). क्योंकि देखो क्या हुआ है कि 15 और 16 2 आर्टिकल हैं जो आरक्षण से संबंधित हैं। अगर 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों के अंदर अगर कोई आरक्षण की बात करता है तो अनुच्छेद 16 करता है। मैंने कहा कि यहाँ तक का उल्लेख था। अब 15 जो है शिक्षण संस्थानों में, जैसे IIT के लिए, MBBS के लिए और भी उच्च शिक्षाओं के अंदर अगर रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 15 करता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंदर भी ऐसे कई आरक्षण से संबंधित कानून बने हुए थे जो विशेष संरक्षण प्रदान करते थे कुछ वर्गों को। और दूसरी अगर अपन बात करें कि उसके बाद भी कई ऐसे बनाए गए कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण दे दिए गए। हालांकि मूल संविधान SC और ST को रिजर्वेशन देता है, लेकिन बाकी OBC को रिजर्वेशन बाद में दिया गया। ये 1990 के दशक की बात है, उससे पहले आरक्षण था ही नहीं, VP सिंह सरकार ने दिया। कई राज्यों ने कई जातियों को विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण देने का काम किया। तो मूल संविधान में मैंने कहा कि आर्टिकल 15 जो है क्लोज 3 तक थे, लेकिन इसके बाद में जो जोड़ा गया 15(4), तो क्या मामला हुआ
हम देखते हैं। इसमें हमें पहले तो एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, चंपाकम दोराइजन करके केस है, उस केस को देखना होगा। और उसके बाद में देखना होगा कि चंपाकम दोराइजन केस के बाद में किस प्रकार से प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नेहरू सरकार द्वारा मैंने कहा कि एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और उसकी क्या आवश्यकता हुई। तो हमें देखना होगा कि अनुच्छेद, हम इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 15(4) की। इससे पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है और उसके बाद में ये किस प्रकार से बात जोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसका नाम है चंपाकम दोराइजन वाद। इस वाद को बहुत अच्छे से याद रखना, ये 1951 का वाद है। इसमें क्या हुआ कि मद्रास की एक ब्राह्मण महिला थी, अपन कह सकते हैं कि स्टूडेंट थी, जिसने एक एग्ज़ाम दिया और MBBS डॉक्टरी का एग्ज़ाम दिया। अच्छे मार्क्स आई और रैंक भी अच्छी आई, लेकिन जब कॉलेज अलॉटमेंट हुए तो उसको कोई कॉलेज नहीं मिली, जबकि उससे पीछे की रैंक वाले विद्यार्थी जो थे, जिनको बहुत कम अंक प्राप्त हुए थे, उनको भी MBBS में दाखिला मिल गया। तब उसने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे मूल अधिकारों का हनन है कि मैं ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी मेरे साथ विभेद किया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण था कि 1927 में मद्रास सरकार में, मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में एक गैर ब्राह्मण जो है कम्युनिटी, उसको बहुत वहाँ रिजर्वेशन दे दिया गया था। वहाँ गैर ब्राह्मण और ब्राह्मणों का मामला चलता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि गैर ब्राह्मणों को रिजर्वेशन 1927 का कम्युनल एक एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार में बना था, गैर ब्राह्मणों को आरक्षण देने की बात करता था। आरक्षण देने के बाद में चंपाकम दोराइजन को दाखिला नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो चंपाकम दोराइजन में ये कहा गया कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ में विभेद नहीं कर सकते हैं। अब सरकार के लिए ये भी था कि जो ऐसे लोग थे जो मैंने कहा कि मुख्य धारा से बहुत दूर थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन भी जरूरी था। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दोराइजन में स्पष्ट कह दिया कि इस प्रकार से आप एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ में विभेद नहीं कर सकते हैं। और कम्युनल एक्ट का बोला कि ये सब 1927 का कम्युनल एक्ट जो है ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि अब ये हो गया, नेहरू सरकार के सामने ये बात आ गई कि आप किसी को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर विशेष जो है मैंने कहा कि तवज्जो, विशेष प्रावधान उसके लिए नहीं कर सकते हैं, दोनों आधार पे। इसी कारण से एक पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये 15(4) आर्टिकल जोड़ा गया। आप ध्यान में रखें कि मैंने कहा कि आवश्यकता इसलिए हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत इस प्रकार का विभेद आप दो स्त्रियों में नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने कहा कि एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको अपन कहते हैं अनुच्छेद 15(4) और इसमें यह कह दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विशेष प्रावधान कर सकते हैं, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये हो गई बात। ये बात 15 आर्टिकल में बाद में जोड़ी गई, मूल संविधान में नहीं थी। चंपाकम दोराइजन केस के बाद में प्रथम, देखो कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन संविधान के अनुसार आता है। ये 1951 में हुआ था और ये ध्यान में रखना कि पहला संविधान संशोधन जो है वो संसद के द्वारा नहीं किया गया था, ये संविधान सभा द्वारा था। क्योंकि 51 तक तो हमारी संविधान संसद आई नहीं थी, 51 में तो संविधान सभा काम कर रही थी, तदर्थ संसद के रूप में, अस्थायी रूप से संसद के रूप में। तो संविधान सभा द्वारा
पहला संशोधन किया गया जिसमें ये आर्टिकल जोड़ा गया। तो आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ों को लागू करने का सीधा पावर नहीं है, वो सरकार को निर्देशित कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका जो है सरकार का अंग, उसका मुख्य काम है कि संविधान की व्याख्या करने का काम है। जब उन्होंने संविधान की व्याख्या की तो ये पाया कि इस प्रकार का विशेष प्रावधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल जोड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस लाइन को जब पढ़ा तो लगा कि हाँ ये अब कर सकते हैं, क्योंकि ये 15(4) जोड़ने के बाद में ये संविधान का भाग हो गया। तो आप लोग देखते होंगे कि न्यायपालिका जो भी काम करती है, न्यायपालिका की अपन जब चिन्ह देखते हैं तो एक पट्टी आंखों पे होती है। वो कहते हैं कि हमें कोई इधर उधर की चीज़ों से मतलब ज़्यादा नहीं है, जो संविधान में लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करने का काम हमारा है। तो ये उस दौर की बातें थी, लेकिन जैसे केशवानंद केस भारती का मामला आ गया, उसके बाद में बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद में एक दो और केस आए, मेनका गांधी वाला केस आ गया, इंदिरा साहनी वाद आ गया, जो अपन अलग अलग जैसे ही वो वाद आएंगे तब उसमें बात करेंगे। तो अब व्याख्या का जो है बदल गया। पहले क्या है कि विधि की सिर्फ विधि की प्रक्रिया थी, अब विधि की उचित प्रक्रिया हो गई है कि उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए और विधि सही बनी है या नहीं बनी है उसकी भावना भी दोनों देखी जाती है। तो उस समय अगर बात करें तो ये 15(4) पहला आर्टिकल, प्रथम संविधान संशोधन, जो कौन से वाद के बाद में, चंपाकम दोराइजन। चंपाकम दोराइजन नाम एक मैंने कहा कि ब्राह्मण महिला थी जिसको दाखिला नहीं मिला। उसने कहा कि इस प्रकार से सामाजिक शैक्षणिक आधार पे किसी के साथ में लिंग के आधार पे विभेद नहीं कर सकते हैं संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो उसके बाद में 15(4) आर्टिकल प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा के द्वारा ये आर्टिकल संशोधन किया गया, क्योंकि अब तक हमारी संसद गठित नहीं हुई थी। तो इसके बाद में ऐसा हुआ कि सरकारें, मैंने कहा कि प्राइवेट संस्थान में भी, अल्पसंख्यक संस्थानों में भी इस प्रकार का रिजर्वेशन देना इसने आरंभ कर दिया। अब प्राइवेट में ऐसा है कि कई प्राइवेट ऐसी कॉलेज होती है, मेडिकल कॉलेज वगैरह, उसमें भी रिजर्वेशन शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में एक केस सुप्रीम कोर्ट का है, आप अच्छे से याद रखना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 15(5) क्यों जोड़ा गया। 15(4) तक तो हो गई, लो 15(5) की आवश्यकता हुई। एक पीए इनामदार का वाद है, आप याद रखना, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकारवाद, महाराष्ट्रवाद हम कह सकते हैं इसको। ये 2005 का है और इसमें स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विशेष जो प्रावधान की बात है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो सीटें रिजर्व करने का काम है ये अल्पसंख्यक संस्थान में नहीं कर सकते हैं। एक तो अल्पसंख्यक व निजी संस्थान में आरक्षण नहीं दिया जाए। हालांकि आप लोग ऐसे मत समझना कि निजी व्यवसाय में नहीं देते हैं। निजी संस्थान का मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त जो संस्थान होते हैं, जो मेडिकल की कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उसके अंदर SC ST OBC सभी को इस प्रकार से रिजर्वेशन सरकार के हिसाब से वर्गीकरण करके उस वैसा दिया जाता है। तो ये बात अपन कर रहे हैं। लेकिन पीए इनामदार का जो वाद आया उसमें ये स्पष्ट कह दिया कि राज्य की आरक्षण नीति जो है अल्पसंख्यक और निजी संस्थान में लागू नहीं होगी। तो इसके बाद में मैंने कहा कि एक आर्टिकल नया जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(5), ये जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना, 93वें संविधान संशोधन 2005 में, उसी वर्ष हुआ, 2005 द्वारा। और इसमें यह लिखा गया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व SC ST हेतु विशेष प्रावधान निजी संस्थानों पर भी लागू होंगे, निजी संस्थानों पर लागू होंगे। इसका मतलब अब निजी संस्थान भी इसके दायरे में आ गई, लागू होंगे।
और इसी में एक बात और जोड़ दी गई कि यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होंगे। अल्पसंख्यक संस्थान इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये रिजर्वेशन 15 का रिजर्वेशन जो है वो शिक्षा संस्थान में है, ध्यान में रखना। इस आरक्षण का आर्टिकल 15 का जो विशेष प्रावधान है वो सिर्फ शिक्षा में है, न कि नौकरियों में। नौकरी वाला आगे आएगा। शिक्षा से संबंधित जो विशेष प्रावधान 15 में, और नौकरी का अगर पूछा जाए तो 16 में। वो 16 आर्टिकल आएगा, उसमें 16, 4, 5 अपन देखेंगे तो पता चलेगा। ये शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान की बात करता है। अब क्या स्थिति इसके बाद ऐसी होगी कि SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, सरकारी संस्थान में तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक PA इनामदार बनाम महाराष्ट्रवाद में कहा है कि अल्पसंख्यक निजी संस्थान में नहीं दे सकते हैं। सरकार ने, मैंने कहा कि संशोधन करके लिख दिया कि हम इस प्रकार का रिजर्वेशन निजी संस्थानों पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी लागू होगा। 15 तक पहले 15/5 तक अब जुड़ गए, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो 15/5 नहीं है, 15/6 है। और छठा क्या है आप देखिए, 15/6 क्या है, तो 15 का ये लास्ट जो है अनुच्छेद 15/6 ये बात करता है कि आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के अंदर आने वाले आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग जो हैं उसके विशेष प्रावधान की बात करता है। अब रिजर्वेशन 2 प्रकार का रिजर्वेशन होता है। एक तो होता है शिक्षा संस्थान में रिजर्वेशन देते हैं प्रवेश में। आप देखते होंगे कॉलेज में जब आप UG में, PG में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो अलग अलग लिस्ट आती है कि जनरल की कट ऑफ इतनी रही, OBC की इतनी रही, SC की इतनी रही, ST की। तो एक तो वो होता है। फिर आप सरकारी जॉब के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उसकी कट ऑफ आप देखते हैं, सरकारी नौकरी में अलग होता है। तो ये 15 आर्टिकल सिर्फ शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित आरक्षण की बात करता है। नौकरी वाला आरक्षण आर्टिकल 16 में आएगा, उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि वो आरक्षण किस प्रकार से लागू किया गया। जैसे ये हमने जैसे देखा है कि निजी संस्थानों में किस प्रकार रिजर्वेशन देते हैं। तो ये बात करता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को शिक्षण संस्थानों में वर्गों हेतु शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान किया जाएगा। और इसी में मैंने कहा कि ये बात जोड़ दी गई कि ये विशेष प्रावधान निजी संस्थानों पर लागू होगा। निजी संस्थान पर लागू होगा। तो लागू किस पर नहीं होगा? अल्पसंख्यक पर नहीं होगा। ये पहले भी हमने पढ़ा है, इसी में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर नहीं होगा, पर लागू नहीं है। तो ये एक रिजर्वेशन दे दिया। हालांकि ये रिजर्वेशन जो है 10% है, जिसको अपन इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन कहते हैं, EWS। कितना परसेंट? 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये जनरल कैटेगरी वालों को है। किसको है? EWS किस में बनाइए? सामान्य वर्ग में जो आने वाले लोग हैं उसको लिए। तो शिक्षण संस्थान से संबंधित कई बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 15(6) इस बात को जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन, और ये है 2019 का। ये हो गया आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 हम थोड़ा विस्तार से अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैंने एक बात आपको कही है कि आधा घंटा ज़्यादा अपना भले लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 10 की जगह 12 क्लासेस हो जाए, लेकिन समग्र अध्ययन करेंगे, आराम से करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना, चाहे RPSC का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे दूसरा किसी कमीशन का पेपर हो, आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन हमारी ये YouTube क्लासेस से बाहर नहीं मिलेगा। ये बात आप तय है। इसलिए अपने को थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। तो आज की इस क्लास में हम 2 आर्टिकल को पढ़ पाए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15।
फिर अगली क्लास में हम 16, 17, 18 तीनों आर्टिकल को लेकर एक और क्लास लेंगे, क्योंकि समानता का अधिकार अपने आप में बहुत, स्वतंत्रता और समानता दो अधिकार बड़े हैं, इसमें दो दो क्लासेस लेंगे। बाकी के छोटे अधिकारों में हो सकता है दो अधिकारों को मिलाकर भी एक क्लास ले लें। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ें और बढ़िया अपना फीडबैक देते रहें, मस्त होकर पढ़ें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छे से पढ़ें, मस्त रहें।